अच्छा, क्या आधे पे रुक गया था बेटा? न्यूमेरिकल? क्वेश्चन सबका दो क्वेश्चन सब कंप्लीट हो गए थे, एक सब क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाया, सर बोले थे कि वो करना होगा। अपने से करना है ना? दूसरा न्यूमेरिकल आई थिंक ये वाला करवाया होगा हमने, ये वाला। ठीक है, ये दूसरा न्यूमेरिकल था, ये कंप्लीट हो गया था। यस सर। और एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें कि ओम में वैल्यूज दी हुई थी, ये वाला। ये वाला जिसमें वैल्यूज ओम में दी हुई थी। ठीक है। और यस। एक न्यूमेरिकल ये था, हमने से पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कहा था अपने आप कर लीजिएगा, नहीं भी कहा था तो इसे आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के एक न्यूमेरिकल मैं करा चुका हूँ, इसलिए आप लोग इसे अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं पर यूनिट में दी हुई हैं, इसको आप सेम बेस केवीए पर निकाल लीजिएगा, दोनों में से किसी को भी। बेस केवीए पे, सेम बेस केवीए पे निकाल लीजिएगा, उसके बाद करिएगा जैसे लास्ट वाला न्यूमेरिकल करवाया था, दूसरा वाला। और सर हाँ सर, बोलिए। सर जो कल न्यूमेरिकल कराए थे वो सब बोल दीजिए, सब फोटो ले लें। फ़ोटो ले लें? तो कल नहीं आए थे ना, एक मिनट सर। अच्छा, कल तुम नहीं थे क्लास में? नहीं थे सर। अच्छा, नोट कर लो भाई, फ़ोटो खींचो। वैसे अभी अभिषेक, मैं यहाँ पे अभी जो क्लास हो रही है ना, इसकी हाँ सर। रिकॉर्डिंग मैं अभी शेयर करूँगा, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आराम से वहाँ ठीक है पे सर। तुम नोट कर सकते हो, क्योंकि अब ये स्क्रीन आ गई, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी, तो आराम से नोट कर लोगे, फ़ोटो खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। आज से जितनी भी क्लासेस होंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूँगा। पुरानी वाली भी शेयर करेंगे सर। बेटा, पुरानी वाली रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो शेयर कैसे करूँगा? अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए शेयर करूँगा। ठीक है। यस सर। तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में ये दो टॉपिक्स और हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं, इस पे मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि पुराने पेपर्स में मुझे ये न्यूमेरिकल इन टॉपिक्स पे दिखे नहीं, लेकिन आ सकते हैं, इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट किए जा रहे हैं और उनके वोल्टेज रेशियोज जो हैं वो अनइक्वल हैं, तो जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा पहले ट्रांसफार्मर का ई ए और दूसरे का ई बी, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो ऐसा होने पर सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाती है, ये मैंने आपको समझाया था पढ़ाते समय, और ये सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू है। ई एम डिफरेंस ई बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी। डिफरेंस यहाँ इसलिए मैंने लगाया है कि न्यूमेरिकल में अगर ई ए की वैल्यू बड़ी दी होगी, यानी कि नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, तो ई ए माइनस ई बी होगा, अगर ई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ई बी माइनस ई ए होगा। और उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है कि दोनों ट्रांसफार्मर कितनी करंट सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कोई लोड केवीए एस एल है एट एनी पावर फैक्टर, ठीक है, तो इसको, ये दोनों ट्रांसफार्मर कितनी करंट सप्लाई कर रहे हैं जब ये पैरेलल में ऑपरेट होंगे, ए और बी ट्रांसफार्मर, तो उसके ये फॉर्मूले हैं। आप अगर इस वाले फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो दूसरे वाले फॉर्मूले में सिर्फ ये पहला वाला जो टर्म आप यहाँ देख रहे हो, और यहाँ देखिए बी की जगह ए और ए की जगह बी, बाकी सारे टर्म एज इट इज हैं। यहाँ पे भी ई ए माइनस ई बी, जेड एल जेड ए जेड बी प्लस जेड ए प्लस जेड बी इंटू जेड एल। सिर्फ इसमें और इसमें चेंज क्या है कि यहाँ जहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ जहाँ बी है यहाँ ए है। तो अगर किसी एक को भी आप याद कर लेते हैं तो दूसरे वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल होगा करंट सप्लाई जो दोनों ट्रांसफार्मर कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए, और ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा सर्कुलेटिंग करंट को निकालने के लिए, जहाँ पर ई ए और ई बी नो लोड सेकेंडरी ई एम एफ हैं। अब एक बात और, इस तरह के न्यूमेरिकल को लगाते समय ध्यान रखिएगा कि जब न्यूमेरिकल ऐसा आएगा जिसमें ई और ई बी सेम नहीं होंगे, यानी जहां सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगी जिस केस में, उस केस में आप जेड ए एंड जेड बी को
अगर ये ओम में है, इफ इन ओम्स, तब तो न्यूमेरिकल में आप सीधे ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। अगर जेड ए एंड जेड बी पर यूनिट में दिया है और परसेंटेज में दिया है, ठीक, उस केस में आपको जेड ए इट्स ओन बेस वैल्यू, इट्स ओन बेस वैल्यू एंड जेड बी at its own base value, at its own base value निकालना पड़ेगा। मतलब दोनों की अपनी इंडिविजुअल बेस वैल्यूज होंगी, कॉमन बेस वैल्यूज नहीं होंगी। उसके बाद आप फिर ये फॉर्मूले यूज करेंगे जब जेड ए जेड बी न्यूमेरिकल में पर यूनिट में दिया होगा या परसेंटेज में दिया होगा, तो आप पहले जेड ए और जेड बी को इनके खुद की बेस वैल्यूज पर निकालेंगे, उसके बाद इन फॉर्मूले में पुट करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। फॉर्मूले नोट कर चुके हो आप लोग, तो अब न्यूमेरिकल पे चलें। न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं करवाना, असिस्टेंट को हटा दूं? अनिरुद्ध, नोट कर लिया? 2 मिनट, ओके। हो गया नोट? ये न्यूमेरिकल है जिसमें आपको सर्कुलेटिंग करंट निकालनी है एट नो लोड, करंट सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफार्मर और केवीए शेयर्ड बाय ईच ट्रांसफार्मर, ये तीन चीज़ें निकालनी हैं। और आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि ट्रांसफार्मर ए की रेटिंग है 500 केवीए, बी की 250 केवीए, और ये इतने लोड को इतने पावर फैक्टर पे सप्लाई कर रहे हैं, दोनों ट्रांसफार्मर जब पैरेलल में लगे हुए हैं। और इनके ओपन सर्किट वोल्टेज दिए हुए हैं 405 और 415, यानी ई ए की वैल्यू आपको दी हुई है 405 एंड ई बी की वैल्यू दी गई है 415 वोल्ट। और ट्रांसफार्मर जो ए है उसका परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1%, रिएक्टेंस दिया हुआ है 5%। जैसा अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, अगर इम्पिडेंस परसेंटेज में या पर यूनिट में दिया है तो आपको उनके खुद के ओन बेस वैल्यू पे इनकी वैल्यूज निकालनी होगी, उसके बाद ही आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। इसी तरह से ट्रांसफार्मर बी का परसेंटेज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया हुआ है। तो पहले तो ट्रांसफार्मर ए की बात कीजिए। ट्रांसफार्मर ए के लिए क्या क्या करेंगे हम? ट्रांसफार्मर ए के लिए अब जो चीज़ें गिवन हैं, तो परसेंटेज रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1% एंड परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है 5%। तो यानी कि परसेंटेज इम्पिडेंस हो जाएगा 1% प्लस जे 5%, या इसको आप पर यूनिट में लिखें तो जेड ए पर यूनिट इज इक्वल टू 0.01 प्लस जे 0.05। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। ऐसे केसेस जिसमें रेजिस्टेंस पर यूनिट या परसेंटेज में हो, उस केस में आपको Z को उनकी ओन बेस वैल्यू पर, उनकी ओन बेस वैल्यू पर ओम में निकालना होगा।
अगर ये पर यूनिट में या परसेंटेज में है तो आपको z को ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप लगा पाएंगे। और खुद की ओन बेस वैल्यू को आपको ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आप लगाएंगे, देखिए z पर यूनिट इज इक्वल टू होता है z ओम अपॉन z बेस, या z ओम इज इक्वल टू z पर यूनिट इंटू z बेस, और इंटू z बेस की वैल्यू होती है v बेस का स्क्वायर अपॉन kVA बेस। ये फॉर्मूला होता है ओम में इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने का। ये पर यूनिट वैल्यू दी हुई है, आपको यहाँ वी बेस की वैल्यू और केवीए बेस की वैल्यू लेनी है। तो अब यहाँ पर जेड ए पर यूनिट इन ओम्स एट बेस केवीए इज इक्वल टू अब जेड ए ट्रांसफार्मर ए का इम्पिडेंस है, इसकी बेस केवीए कितनी है 500 हम मानेंगे, इसका खुद के केवीए पे वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो 500 केवीए हो गई बेस केवी। अब आपको बेस वोल्टेज एज्यूम करना है, बेस वोल्टेज। तो बेस वोल्टेज आप क्या एज्यूम करेंगे, बेस वोल्टेज यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज यानी कि V2। यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है 405 एंड 415, ये नो लोड वोल्टेजेस हैं। आपको टर्मिनल वोल्टेज एज अ बेस वैल्यू एज्यूम करना है। तो ये जो वोल्टेज है 405 और 415 वोल्ट, ये नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज है। और जब लोड कनेक्ट हो जाएगा तभी टर्मिनल वोल्टेज आप निकालेंगे। तो लोड कनेक्ट होने के बाद जो वोल्टेज आएगा वो हमेशा नो लोड वोल्टेज से कम आएगा। क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम वोल्टेज नहीं होगा। 405 और 415 से तो कम होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो कन्वीनियंटली हम क्या करते हैं कि 405 और 415 के हिसाब से हम वोल्टेज मान लेते हैं 400 वोल्ट, ठीक। अब इन दोनों से वोल्टेज कम होना चाहिए, 405 से और 415 से। तो हमने इसको मान लिया 400 वोल्ट। आप इसको 401 भी मान सकते हैं, 403 भी मान सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन कोशिश की जाती है कि हम वैल्यू जो लें वो थोड़ा सा ठीक ठाक वैल्यू लें, जो बहुत ज़्यादा ऑड ना लगे। यानी 401, 402, 403 ना लें, हमने 400 वोल्ट मान लिया, ये बेस वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो अब इस बेस वोल्टेज पे और इस बेस केवीए पे हम निकालेंगे जेड ए इन ओम्स। जेड ए इन ओम्स इज इक्वल टू जेड पर यूनिट, दैट इज 0.01 प्लस जे 0.05 इंटू 400, ये वोल्ट में है, ध्यान दीजिए ये वोल्ट में है, ठीक है। 400 अपॉन केवीए। तो इसको भी आप जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा। 500 ऐसे वीए में आप कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि वोल्टेज जो है वो वोल्ट में दिया है। तो डिवाइड कर रहे हैं, सेम यूनिट में डिवाइड करेंगे, तो इसलिए यहाँ इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जेड ए की वैल्यू एट इट्स ओन बेस वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। इसे कैलकुलेट करिए। 400 का स्क्वायर ले लेना सर। अरे हाँ सर, 400 का स्क्वायर तो हम लिखना भूल ही गए, बिल्कुल 400 का स्क्वायर होगा।
तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.01 प्लस जे, जो ऊपर लिखी हुई है एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू आ रही होगी 0.32। तो जेड ए इन ओम्स इज इक्वल टू, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख लें, या आप चाहें तो इसको निकाल लीजिए आप इसका पोलर फॉर्म, और उसमें इसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। तो 0.01 इंटू 0.32 इज इक्वल टू 0.032 प्लस, सर हाँ सर, 0.00 हाँ, राइट राइट, 0.0032 होगा, 0.0032 प्लस जे 0.05 इंटू 0.32, 0.016, ये ओम में वैल्यू आएगी इम्पीडेंस की। तो ये आएगा 0 पॉइंट, मैग्नीट्यूड इसका 0.016, 3 एंगल 78.69 डिग्री, ये जेड ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आप निकालेंगे फॉर ट्रांसफार्मर बी, ट्रांसफार्मर बी, ट्रांसफार्मर बी के लिए जेड बी पर यूनिट परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप इसे पर यूनिट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.015 होगा ये, 0.015 प्लस जे 0.04, ये पर यूनिट में है। इसको आप, तो जेड बी पर यूनिट इन ओम्स एट, इसका केवीए लेंगे ट्रांसफार्मर बी का, तो 250 है, एट 250 केवीए, एंड इसके लिए भी वोल्टेज सेम होगा 400 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है, एज्यूम दैट, हमने क्या किया है, एज्यूम टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू 400 वोल्ट, ये एज्यूम किया है। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये जो हमने एज्यूम किया है 400 वोल्ट, ये दे दिया जाता है, लेकिन ये आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल इसमें दिया नहीं गया, वरना कई ऐसी बुक्स हैं जैसे कोठारी वगैरह की जो बुक है उसमें ये वैल्यूज़ पहले से दे दी होती हैं, आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं। तो हम इस पर निकालेंगे अब वैल्यूज़ 250 केवी और 400 वोल्ट पर। तो जेड बी इन ओम्स इज इक्वल टू 0.015 प्लस जे 0.04 इंटू 400 का स्क्वायर अपॉन 250 इंटू 10 टू द पावर 3।
तो जेड बी इन ओम्स इज इक्वल टू ये आएगा 0.00096 प्लस जे 0.0256, ये वैल्यू आएगी जेड बी की। तो इसको आप कन्वर्ट कीजिए पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 0.0096 स्क्वेयर प्लस 0.0256 स्क्वेयर, तो मैग्नीट्यूड आएगा 0.0273 एंगल 69.44। आप लोगों को की भी ये वैल्यूज़ आ रही हैं? अच्छा। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप ZA और ZB की वैल्यू भी निकाल लीजिए, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। मतलब आईसी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ZA प्लस ZB की ज़रूरत पड़ेगी, तो ZA और ZB निकाल लीजिए पहले से ही। फॉर्मूला देख लिया कीजिए, फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ निकाल लिया कीजिए। ये आएगा 0.0128 प्लस जे 0.0416, इसको भी पोलर फॉर्म में निकाल लीजिए। इसको पोलर फॉर्म में निकाल लीजिए। ये आएगा 0.0435 एंगल 72.89। ये ZA प्लस ZB की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों की वैल्यूज़ आ रही हैं, मैच कर रही हैं? हाँ सर। अब सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू निकालिए, सबसे पहले वही निकालने के लिए बोला हुआ है ना। अगर आप लोगों ने स्क्रीन पे जो लिखा है वो नोट कर लिया हो तो मैं दूसरा पेज खोल सकता हूँ। नहीं सर।
ठीक है। तो जेड ए और जेड बी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो जेड ए की वैल्यू है 0.16, सॉरी 0.016, 0.0163 एंगल 78.69 degree, and ZB is equal to 0.0273 angle 69.44, and ZA plus ZB की वैल्यू 0.0435 एंगल 72.89। ये सारी वैल्यूज ओम में है। इतना काम तो पहले आपको करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए आईसी की। तो आईसी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। तो 415 और कितना है 405, यही वैल्यूज है ना। यस सर। ठीक, तो मैंने ईबी माइनस ईए किया है क्योंकि ईबी की वैल्यू ईए से ज़्यादा है, इसलिए 415 में से 405 माइनस किया। 415 में से 405 माइनस अपॉन 0.0435 एंगल 72.89। इससे आपको सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वैल्यू आएगी 229.88 एंगल -72.89 एम्पियर। ये आंसर होगा पहले पार्ट का। तो कैलकुलेशन तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, उससे बच नहीं पाएंगे। और एग्ज़ाम में आए ना आए उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आपको आना चाहिए इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल। इसके बाद आपको फिर आना है आईए और आईबी की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसके फॉर्मूले को देखिए, तो आपको ZL चाहिए। ZA ZB है, EA है, EB है, लेकिन ZL नहीं है। ZL मतलब जो पैरेलल में लोड लगा है उसकी वैल्यू चाहिए, इम्पीडेंस की। तो इसको निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल में लोड केवीए दिया हुआ है, और लोड केवीए आपको दिया हुआ है कितना, 700 कुछ दिया हुआ था ना। लोड केवीए दिया हुआ है 750, 750 सर। 750 at 0.8 kVA, that is minus cos inverse 0.8, that means 750 एंगल माइनस 36.86, ये आपको दिया हुआ है। अब जो आप जानते हो कि एस एल इज इक्वल टू होगा V इंटू आई एल। ठीक, V मतलब यहाँ टर्मिनल वोल्टेज से, ठीक है। और आई एल को आप लिख सकते हैं V अपॉन जेड एल। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन जेड एल। तो यहाँ से जेड एल की वैल्यू निकलेगी V स्क्वायर अपॉन एस एल। तो V की वैल्यू हमने एज्यूम की है 400 वोल्ट, इसका स्क्वायर अपॉन एस एल, दैट इज 750 माइनस 36.86।
तो 400 डिवाइडेड बाई 750, तो ये आ जाएगा 213.33 एंगल 36.86 ओम। ये वैल्यू होगी ZL की। अब देखिए ZL को कहीं भी आपको ऐड नहीं करना किसी में, ठीक है। तो आप इसका पोलर फॉर्म ही लेके चलिए, इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म निकालने का फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है, तो इसी वैल्यू को आप लेके चलिए, क्योंकि आइए IB में हर जगह ZL का मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई के लिए हमें पोलर फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो पोलर फॉर्म में पहले से आंसर है ZL का। सर 750 kVA था। अरे 750 kVA था, राइट, यू आर राइट। हमने इसका कन्वर्जन, वो सॉरी, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 750 इंटू 1000 एंगल -36.86, तो जो वैल्यू आई थी वो 233 समथिंग थी ना, तो इसको 233 कर लीजिए, और क्या, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 233 थी कि 213 थी? 213 थी। ये वैल्यू आ जाएगी ZL की, इसको सही कर लीजिए। हेलो सर, क्लास ले रहा हूँ। यहाँ तक सभी का हो गया? ठीक है। अब इसके बाद जो आपको करना है, यहाँ देखिए सिर्फ वैल्यूज़ आपको पुट करनी, जैसे IA की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए आप या तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज़ लिख लीजिए, ठीक है, और तब सॉल्व कीजिए, या तो ये वैल्यूज़ निकाल के और यहाँ पुट कीजिए, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे EA की वैल्यू है 405 इंटू ZB की वैल्यू है 0.0273 एंगल 69.44 प्लस EA माइनस EB, दैट मीन्स -10 इंटू ZL। ZL की वैल्यू आई है 0.213 एंगल 36.86। सर माइनस कहीं क्यों किया? क्योंकि बेटा यहाँ फॉर्मूले में EA माइनस EB है ना, इस वजह से ऐसा किया है। एक मिनट। पहले वाले टर्म में आपने 405 ले लिया है। नहीं, EA की वैल्यू तो 405 ही है ना। यस सर, यस सर, सही। तब अब ये काम आप लोगों का है, इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करिए और निकालिए आंसर। इतना लंबा कैलकुलेशन करना क्लास में बहुत टाइम टेकन है। ZA और ZB का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे चाहे तो पहले ही आप ZA इंटू ZB निकाल लीजिए। इसी तरह से ZA प्लस ZB तो दिया ही हुआ है पोलर फॉर्म में, इसमें ZL का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लीजिए, और ये वैल्यू निकालने के बाद इसको
रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इसी तरह से ये वैल्यू निकालने के बाद इसको भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि यहाँ आप डिनोमिनेटर में लिखें तो यहाँ करते समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इससे पहले यहाँ पे जेड ए जेड बी निकाल के रेक्टेंगुलर फॉर्म निकाल लीजिए, जेड ए प्लस जेड बी इंटू जेड एल निकाल के रेक्टेंगुलर फॉर्म निकाल लीजिए। इसी तरह से कोशिश कीजिए कि ई ए इंटू जेड बी को भी निकाल लीजिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और इसी तरह से ई ए माइनस ई बी इंटू जेड एल को भी तब यहाँ रखिए, क्योंकि हाँ पूछिए। सर ये 750 एंगल माइनस क्यों लिए है सर? माइनस कॉस मतलब 0.8। इस ले लिए हैं क्योंकि जो हाँ सर। पावर जो होती है बेटा वो v इंटू आई कॉन्जुगेट होती है ना, यस सर। इसलिए यहाँ हम पहले से माइनस ले लिए हैं। ठीक है, देखो लैगिंग पावर फैक्टर लिखा हुआ है ना, लिखा है कि नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले से ही माइनस ले लिया है, माइनस कॉस इनवर्स 0.8। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो तुमको वोल्टेज और करंट दी होती, एक बार और समझाया था हमने, अगर तुमको वोल्टेज और करंट दी होती तब तुम एस लिखते, तब तुम्हें लिखना पड़ता v इंटू आई कॉन्जुगेट, दैट मीन्स 500, आई का कॉन्जुगेट ले लेते तो क्या आता 36.86 आता कि नहीं। यस तो एस की ये वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसी तरह से अगर मान लो कि v की आई की वैल्यू होती 50 एंगल 36.86, तब s इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट अगर लेते तो v सॉरी v यानी कि 100 हो गया इंटू 50, आई का कॉन्जुगेट लेते तो यहाँ क्या लिखते हैं -36.86, तब ये क्या आता 500 एंगल माइनस 36.86। ठीक, तो अगर करंट का एंगल पॉजिटिव है तो पावर में एंगल क्या आएगा नेगेटिव, और अगर करंट का एंगल नेगेटिव है तो पावर का एंगल क्या आएगा पॉजिटिव। इसी वजह से यहाँ जो लैगिंग पावर फैक्टर दिया हुआ है हमने यहाँ पहले से क्या बना लिया माइनस। ठीक है, यस सर। ताकि हमें फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ना लेना पड़े। समझ में आई बात। एक बार हमने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ ले लिया, तो अब यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने नहीं लिखा ना यहाँ फॉर्मूले में, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी माइनस लगा लिया। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन। हाँ, 405 क्यों लिया है कहाँ ये की वैल्यू 415, न्यूमेरिकल पढ़ो पढ़ो। अरे हमको पढ़ के मत सुना, तुम पढ़ो। देखो, यस सर, ईबी की 415 है। तो हम कहाँ कह रहे हैं यार कि ईबी की वैल्यू 405 है, तुम लोग खुद ही कंफ्यूज हो, सुनते नहीं हो बात ध्यान से। यहाँ पर हमने कहा जो बड़ी वैल्यू होगी उसको छोटी वाली वैल्यू से माइनस करेंगे, ये कहा था कि नहीं हमने, यहाँ डिफरेंस का साइन नहीं दिख रहा है। नहीं सर, आइए निकालते हैं। ये निकालते समय तो भाई यहाँ ये है, ये माइनस ईबी है ना, तो 405 माइनस 415 करोगे तो -10 नहीं आएगा। सर फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो 400, यस सर। भैया ये ही तो लिखा हुआ है। मैं सर ईबी का फॉर्मूला देख रहा था, मैं आईबी वाला देख रहा था। तब तुम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो। वो उसके आगे लिखा हुआ था। हम्म, अभी भी किसी को कंफ्यूजन है कुछ। अब ये वैल्यूज रख के इसमें फॉर्मूले में कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिएगा, और इसी के साथ पैरेलल ऑपरेशन होता है ख़त्म ट्रांसफार्मर का। अब नेक्स्ट क्लास में टॉपिक बचा हुआ है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसको ख़त्म करते ही आपकी लास्ट वाली यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग सीधे डीसी मशीन से शुरुआत करेंगे पढ़ना। ठीक है।
और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं दो और न्यूमेरिकल, उसको करिएगा। इससे जस्ट पहले वाला जो न्यूमेरिकल है जो भी हमने कराया है, इससे जस्ट पहले वाला, उसको भी अपने आप कीजिएगा। उसमें पहले से ओम में वैल्यू दी हुई है इम्पीडेंस की, तो आपको ओम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ई ए, ई बी, जेड ए, जेड बी, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा न्यूमेरिकल में जो दी हुई हैं। और वहाँ पर आपको वी की वैल्यू एज्यूम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ हमने एज्यूम की, क्योंकि उसमें शायद पहले से दी हुई है। उस न्यूमेरिकल को पढ़िएगा, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पहले से दी हुई है वी की, जो आपको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी को कुछ नहीं पूछना हो तो समाप्त करें क्लास यहीं पे।